नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में ऐसा क्या हुआ है कि वहां के मतदाताओं ने मतदान के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं? क्या बिहार किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तड़प रहा है, या जो चला आ रहा है उसी को बनाए रखने के जोश में इतना वोट करने निकला है? महिला वोटर की बात की जा रही है, लेकिन कुल मतदान में भी बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1951 के चुनाव से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे अधिक मतदान इस बार हुआ है। राजनीति के विद्वान और शोधार्थी लंबे समय तक इसकी पड़ताल में जुटे रहेंगे कि बिहार में इतना मतदान क्यों हुआ, और इस चिंता से भी उन्हें जूझना चाहिए कि जिस तरह से चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान लोगों के खाते में सरकार ने पैसे डाले हैं, क्या वह लोकतंत्र की समझ को बदल नहीं रहा, उसकी बुनियाद को बर्बाद नहीं कर रहा? पहले चरण में महिलाओं का मतदान रहा 69.4% और पुरुषों का मतदान रहा 61.56%। दूसरे चरण में महिलाओं का मतदान रहा 74.03% और पुरुषों का मतदान रहा 64.1%। इस बार के चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 4.34 लाख अधिक महिलाओं ने वोट किया। वोटर टर्नआउट प्रतिशत के मामले में 3 चुनावों से पुरुषों से आगे होने के बावजूद महिला वोटरों की असल संख्या उनसे कम ही रही, मगर इस बार महिलाएं पुरुषों से आगे निकली हैं। दोनों चरणों का मिलाकर 3 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं ने वोट किया और 3 करोड़ 91 लाख से अधिक पुरुषों ने वोट किया। इसमें उम्र के हिसाब से डेटा नहीं आता है। यह नहीं बताया जाता कि किस उम्र के लोगों में मतदान ज्यादा देखा गया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में रिकॉर्ड मतदान बदलाव के लिए, नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं है। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। बीजेपी दावा कर रही है उसकी सरकार बन रही है। अमित शाह ने 160 सीट आने का दावा किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू भी बनवाने लगे हैं। एनडीए को प्रचंड बढ़त बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट हुआ है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी। केवल इस कैटेगरी में 1 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। 3.5 करोड़ से अधिक वोटर महिलाएं हैं। 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए। बेरोजगार युवाओं से लेकर विकास मित्र, शिक्षा मित्रों को भी पैसे दिए गए। मोटा मोटी हिसाब लगाकर देखिए तो मतदान के ठीक पहले करीब 40% वोटर के खाते में सरकार के खजाने से पैसे डाल दिए गए। एक तरह से इन पैसों से 40% वोट सुरक्षित करने का जुगाड़ लगाया गया। विपक्ष भी पैसे देने की बात कर रहा था, इसे मत भूलिएगा, लेकिन सरकार ने तो पैसे दे दिए। तो क्या पैसे के कारण मतदान बढ़ा है? इसका ठोस जवाब हमारे पास नहीं है। कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है।
यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। एग्जिट पोल पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और एग्जिट पोल होता रहा है। एग्जिट पोल गलत भी साबित हुआ है और कई बार तुक्का भी लगा है। हैरानी की बात तो है कि इस बार महिलाओं का वोट इतना क्यों बढ़ा? क्या केवल 10,000 रुपए के कारण बढ़ गया? नतीजा आने से पहले ही किस आधार पर मान लिया गया कि यह जो बढ़त है केवल और केवल नीतीश कुमार के लिए है, बीजेपी के लिए है? हो सकता है उन्हीं के लिए हो, लेकिन इसका डेटा तो नहीं है और ना ही पोस्ट पोल सर्वे है। तो अभी कैसे दावा किया जा रहा है कि महिलाओं का सारा वोट नीतीश कुमार को ही गया है? जब पैसा नहीं मिला तब भी बिहार में महिलाओं का वोट परसेंट अच्छा ही जा रहा था, लेकिन इतना उछाल कभी नहीं आया। 2015 और 2020 में भी महिलाओं में मतदान 60% से ऊपर रहा, लेकिन इस बार 70% से ऊपर है, 10% ज्यादा। यह लगातार चौथा चुनाव है जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं। 2010 में महिलाओं का टर्नआउट 54.5% था और पुरुषों का 51.1%। 2015 में महिलाओं का टर्नआउट 60.4% था और पुरुषों का 53.3%। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट 59.5% और पुरुषों का 54.9% रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट 59.7% था, पुरुषों का 54.6%। बिहार में 2010 से ही महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने लगा था पुरुषों के मुकाबले, मगर उसी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी का वर्चस्व भी कमजोर होता दिखता है। तो क्या इस बार पैसे देकर नीतीश कुमार ने सारी कमजोरियां दूर कर ली? अगर वे महिलाओं के वोट के दम पर ही प्रभावशाली हैं, तब फिर कभी राजद से, कभी बीजेपी, कभी चिराग से, कभी मांझी के साथ समझौता कर चुनाव क्यों लड़ते हैं? दरअसल एनडीए के भीतर जाति के गठबंधन को इस बार पैसे से पाटा गया है, भर दिया गया और इसके लिए सरकार की तिजोरी का इस्तेमाल किया गया। 2010 में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी थी, 10 साल बाद सबसे बड़ी पार्टी हो गई नीतीश कुमार के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार होने का दावा किया जा रहा है। 2010 में जेडीयू को 115 सीटें आईं, बीजेपी को 91, आरजेडी को 22 सीटें। जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनी।
2015 में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था। आरजेडी को 80 सीटें आई, जेडीयू को 71, बीजेपी विरोध में लड़ी तो 53 सीटें आईं। 2020 में आरजेडी को 75 सीटें आईं, बीजेपी जेडीयू आरजेडी के विरोध में लड़ी तो बीजेपी को 74 और जेडीयू को मात्र 43 सीटें ही आईं। 10 साल में जदयू तीसरे नंबर पर आ जाती है। 2010 में जदयू का वोट शेयर 22.6% था, लेकिन 2020 में 15.7% पर आ गया। अब दावा किया जा रहा है कि इस बार पलट जाएगा। नीतीश कुमार, जो चुनाव के पहले कम सक्रिय नजर आ रहे थे, बीमार से लग रहे थे, बताए जा रहे थे, अब मंत्रियों के घर दनादन जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए अचानक नीतीश कुमार ही आकर सबको चौंका दें और कह दें कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वे एकदम ठीक हैं, अगले 5 साल मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इन गतिविधियों से यही लगता है कि नीतीश कुमार इस बार जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं और आगे की तैयारी कर रहे होंगे। महिलाओं के मतदान के पीछे एक थ्योरी यह भी दी जाती है कि बड़ी संख्या में राज्य से पुरुषों के पलायन कर जाने से महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। एक थ्योरी यह दी जा रही है, एसआईआर के दौरान इस बार 45 लाख वोटर कम हो गए तो कुल मतदाताओं का आधार भी कम हुआ, इसलिए भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। ये सब गणित की बातें हैं। यह जो मतदान बढ़ा है, पैसे के बदले क्या शुक्रिया का वोट है या मुद्दों पर दिया गया वोट है? चुनाव के बाद गोदी मीडिया कहेगा जाति पर नहीं, विकास पर वोट पड़ा। लेकिन उसी गोदी मीडिया में आपको दर्जनों रिपोर्ट मिल जाएंगी कि चुनाव में जाति के आधार पर ही टिकट बटा। टिकट बटेगा जाति के आधार पर, रिजल्ट आएगा विकास के आधार पर। यह कैसे हो जाता है? अगर विकास इतना ही था तो चुनाव से पहले करीब 30,000 करोड़ रुपए क्यों बांटने पड़े? यह कैसा विकास हो रहा था? लोग कानून व्यवस्था से इतने खुश हो गए थे कि 30,000 करोड़ रुपए बांटने पड़े। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2020 के चुनाव में मतगणना में कई जगहों पर सवाल उठे थे। तेजस्वी को इस बार भी आशंका है। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। बिहार का यह चुनाव लोकतंत्र के लिए बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहा है। सरकारी खजाने से पैसे बांटने की शुरुआत भले बिहार से नहीं हुई, लेकिन बिहार में आकर इसने अलग रूप ले लिया है। जब तक खाते में 1,500, 2,000 रुपए दिए जा रहे थे, तब तक इसका खतरा उस तरह से नहीं दिख रहा था जिस तरह से 10,000 रुपया खाते में डालने के बाद दिखा है। अगर खैरात में बांटना है तो बांटिए, लेकिन कोई यह तो बताए कि इतनी जल्दी बिजनेस का कौन सा प्रस्ताव 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के पास आ गया कि उनके खाते में 10-10 हजार रुपए मंजूर कर भेज दिए गए। बिहार की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इतने कम समय में
बिजनेस का प्रस्ताव लेकर हाजिर हो गई। यह अपने आप में आश्चर्य है और सरकार पैसे जारी कर देती है। अभी तक मैंने मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। सारी रिपोर्ट पढ़ने का दावा भी नहीं करता हूं कि किस किस तरह के प्रस्ताव महिलाओं ने बिजनेस के लिए बिहार सरकार को दिए। कुछ रिपोर्टर से बात करती हुई महिलाओं ने कहा, बकरी खरीद ली। बिहार में कितनी बकरियां खरीदी गई हैं? बकरी के अलावा और कौन चीजों के बिजनेस में महिलाओं ने कदम रखा, दिलचस्पी दिखाई? बकरी के जवाब से यह भी संकेत मिलता है कि बकरी एक कैश करेंसी के रूप में देखी जाती है और ज्यादातर महिलाएं बुरे वक्त से बचने के लिए बकरी पालती हैं। तो उनके जवाब में बकरी खरीद लेने की बात तुरंत आती है। अगर बकरी पालन को बढ़ावा दे सरकार तो निश्चित रूप से महिलाओं को बड़ा रोजगार मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर जवाब में बकरी का जिक्र आया तो यह भी बताना चाहिए कितनी महिलाओं ने बकरी की खरीद की है और 10,000 रुपए मिलने के बाद, जैसे होली और ईद के समय आंकड़ा आता है, चुनाव के दौरान बिहार में बकरियां कितनी बिक गईं? 1.5 करोड़ महिलाओं को बिजनेस के लिए फ्री में पैसा दिया गया। कोई इंटरेस्ट नहीं, लौटाना भी नहीं। ठीक है, पैसा मिलने से महिलाएं खुश हो गईं। जिनकी महीने की कमाई 6,000 से भी कम है, उनके खाते में एक बार 10,000 आए और उम्मीद हो कि 1,90,000 भी आएगा तो हर कोई खुश हो जाएगा। क्या यह सशक्तिकरण है? कई बार तो यह लगता है कि जिस तरह से 10 लोगों का गिरोह मिलकर सरकार के संसाधनों को लूट रहा है, नौकरशाहों का गिरोह लूट रहा है, उससे तो कहीं बेहतर है जनता को भी कुछ मिल रहा है। लेकिन यह सिलसिला रुकेगा कहां? ना तो उद्योगपतियों के गिरोह की लूट खत्म हो रही है, ना नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ना वोट खरीदने के लिए पैसे का बंदर बांट बंद हो रहा है। तो लोकतंत्र का क्या हो रहा है? अगर महिलाओं पर ही इतना भरोसा होता तो नीतीश कुमार की सरकार बाकी सेगमेंट में करोड़ों रुपए नहीं बांटती। बिजनेस करने के नाम पर 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे 2 महीने के भीतर डाले गए हैं। यह सब मीडिया रिपोर्ट में है। इन सब सवालों का अब कोई मतलब नहीं रहा। ना कोई इस देश में इतनी साहसी संस्था है जो इसके पीछे की प्रक्रियाओं की जानकारी करे, पुष्टि करे, बता दे और आप यकीन भी कर लें। सबका हाल चुनाव आयोग के जैसा हो गया है। इसकी ऑडिट होने से रही और जब तक होगी या हो भी जाएगी तब तक लंबा वक्त निकल चुका होगा। बिहार की 1 साल पहले की खबरें देखिए। यही जीविका दीदी जिन्हें नीतीश कुमार का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, नीतीश कुमार को धमकी दे रही थी कि पैसा बढ़ाइए नहीं तो सरकार गिरा देंगे। जीविका दीदी कह रही हैं कि मानदेय कम मिलता है, समय से नहीं मिलता है। 25,000 रुपए मानदेय की मांग कर रही थी। कह रही थी भूखमरी की कगार पर हैं। अचानक से अब जीविका दीदी ही नीतीश की काडर और पार्टी बताई जा रही हैं। हम इसका प्रतिवाद नहीं करते, उन खबरों का, उन घटनाओं का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं। चुनावी प्रचार को पलट कर देखिए तो लगता है विपक्ष ने भी इस मुद्दे को काउंटर करने का बड़ा मौका गंवा दिया। क्योंकि विपक्ष भी अपने लिए इसी तरह के दरवाजे खोलकर रखना चाहता है, पैसे बांटने के दरवाजे। इस मुद्दे पर जनता के बीच विपक्ष ने ठीक से कैंपेनिंग नहीं की। वोट मांगने की इन योजनाओं के खतरों पर बात नहीं। विपक्ष भी चुनाव के बाद अधिक पैसे देने का वादा कर रहा था। प्रियंका गांधी ने जरूर इस पर कहा, लेकिन महिला वोटरों को विपक्ष ने अलग से टारगेट किया हो ऐसी कोई व्यापक जानकारी नहीं आई। चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान पैसा बांटकर उनका वोट खरीदा जा रहा है, ये बात समझाने के लिए विपक्ष ने कितनी मेहनत की। सवाल है कि क्या यह काम उस गरीब आबादी में किया भी जा सकता था जिसके लिए 100 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। 10,000 को क्या बिहार की महिलाएं ठुकरा सकती थीं? कभी नहीं। कुल मिलाकर जमीन पर महिलाओं के बीच राजनीतिक बहस पैदा नहीं हुई। मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र में इसी तरह की योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा गया। बाद में खबरें आईं योजनाओं में पुरुषों ने भी पैसे लिए हैं और सरकार के पास दूसरी योजनाओं के लिए पैसे कम हैं। जाहिर है इस तरह से करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसे डाल देना किसी भी राज्य की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं। लेकिन क्या विपक्ष इन मुद्दों को जनता के बीच ले जा सका? उसके पास ले जाने की नैतिक शक्ति थी? कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, यह भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है। अगर यह सबसे बड़ा फैक्टर था 10,000 रुपए का, तो विपक्ष का जवाब क्या था? इस पर भी नजर डालनी चाहिए। बिहार में जिस तरह से पैसे बांटे गए, उसे देखते हुए अब आचार संहिता की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए और मतदान के केंद्र के साथ साथ बल्कि सबसे पहले एटीएम लगा देना चाहिए कि आप पर्ची लीजिए पोलिंग एजेंट से, एटीएम से पैसा निकालिए और फिर आखिर में वोट देने जाइए। बिहार में क्या हुआ? चुनाव शुरू होने के बाद भी पैसे बांटे गए। जब यही लॉजिक है कि मतदान करीब आने पर पैसा देने से जनता को याद रहता है, तो क्यों ना बूथ पर ही पैसा बंटवाने का इंतजाम कर दिया जाए, ताकि पैसे देने का समय और वोट करने के समय का अंतर कम से कम रहे। 10 दिन पहले क्यों दिए गए? वोट डालने के ठीक 10 मिनट पहले पैसे दीजिए। क्या इस देश में अब कोई साफ सुथरा लोकतंत्र नहीं चाहता है? जिस चुनाव में करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 12,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, क्या उस चुनाव में मुद्दों का कोई भी मतलब है? किसी नेता की लोकप्रियता का कोई मतलब है? किसी नेता के प्रति विश्वास का कोई मतलब है? कि उनके प्रति विश्वास था, इतना विश्वास था तब 10,000 रुपए डाले गए। चुनावों में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, वह बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले खत्म कर दी गई। क्या ऐसा होना चाहिए था? 2019 में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे भेजे गए चुनाव से ठीक पहले, और यह आज तक जारी है। बिहार चुनाव से पहले ही 2020 के जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई, जिसके तहत आज तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा किया जा रहा है। यह कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। क्या चुनाव आयोग अब बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव के 10 दिन पहले पैसे बांटने देगा? वह तो बांटने जाएंगी। अब तो विपक्ष की सरकारें भी नकल करेंगी। हमें नहीं पता कि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के खाते में 2 लाख देने का वादा पूरा कर पाएगी या नहीं, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान 10,000 की अग्रिम राशि तो भेज दी गई। लोगों की आमदनी के हिसाब से बड़ी रकम है। महिलाओं के अलावा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाई, विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25,000 रुपये, शिक्षा मित्रों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई। नीतीश कुमार ने विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया। एक तर्क है कि नीतीश कुमार ने विकास मित्र, शिक्षा मित्र, बुजुर्ग और महिलाओं के खाते में पैसे डालकर अपने लिए सरकार के पैसे से चलने वाली एक पार्टी बना ली, इन्फ्लुएंसर बना लिया, जो उनके प्रति वफादार है। जनता दल यूनाइटेड भले 20 साल से सत्ता में है, लेकिन कहा जाता है यह उस तरह की पार्टी नहीं जिस तरह की बीजेपी है और राजद है। सार्थक बागची ने
अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जीविका दीदी, विकास मित्र और शिक्षा मित्र ही पार्टी का काम करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर किसी को पड़ताल करनी चाहिए कि क्यों ना नौकरशाही को भी पार्टी मान लिया जाए और उन्हें भी चुनाव के समय उनके खाते में अलग से पैसे दे दिए जाएं। पैसा देकर सत्ता में आना या सत्ता में बने रहने के पैसे देना, बदलाव का क्या इतना ही मतलब रह गया है कि आपके खाते में पैसा गया या नहीं? इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जनता पैसे नहीं लेती है। चुनावों के पहले भले पैसा बांटने की खबरें उतनी नहीं आती, लेकिन जिन्हें पता होता है, जो चुनाव लड़ते हैं, वही बताते हैं किसने कितना पैसा बांटा और कहते हैं यहां बिना पैसा लिए कोई वोट नहीं देता। यह जो बांटा जा रहा है अब सरकार बांटने लग गई है। अभी तक करप्शन का पैसा बांटता था, वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी बंट रहा है, लेकिन अब इसमें सरकार का पैसा बांटने में जुट गया है। इसका मतलब है कि अज्ञात सोर्स से कमाने वाले लोग मतदान से पहले कंबल, दरी, साड़ी, अन्य जरूरी सामान के अलावा पैसे तो बांट ही रहे थे, अब सरकार भी बांटने लगी। तो एक तरह से जो खेल अनाधिकारिक तौर पर चल रहा था, आधिकारिक तौर पर भी उसे शुरू कर दिया गया है। बिहार में पैसा बांटने के बाद अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो यह जश्न की बात नहीं है, चिंता की बात है। ठीक है, कोई भी जीत जाए। चुनाव होता है मुद्दों पर एक राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और विधानसभा के स्तर पर समझ बनाने के लिए, सहमति बनाने के लिए। अगर उनके असर को पैसा देकर कम कर दिया जाए तो चुनाव का कोई मतलब नहीं। बिहार का चुनाव अगर एग्जिट पोल के नतीजे लेकर आ रहा है तो मानकर चलना चाहिए इस नतीजे के पीछे सरकार का ही पैसा है। 30,000 करोड़ की शक्ल में अलग अलग योजनाओं में बांटे गए पैसे का कमाल है। और अगर तेजस्वी जीत रहे हैं तो भी इस सवाल को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी इससे अधिक पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस चुनाव में पैसे बांटकर गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के सवाल को खरीद लिया गया। 30,000 करोड़ अगर कोई उद्योगपति किसी राज्य में अपने नाम से बंटवा दे, उसे हराना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे राजनीतिक दल मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। उसी दिन के लिए बिहार से यह कालीन बिछाने की शुरुआत कर दी गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।